आजकल आईपीसी की धारा 124 ए को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है और उसके काउंटर में ये कहा जाता है कि इसको हटा देना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश राज में बनाया गया था और उसकी अब आज़ाद हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। 124 ए आईपीसी जो है वो देशद्रोह या राजद्रोह के नाम से जानी जाती है, जो आजकल आप लोग बहुत चर्चा में सुन रहे होंगे। इसके काउंटर में ये भी रखा जाता है कि धारा 19 संविधान की जो अनुच्छेद 19 से जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको लेकर के एक कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसमें सरकार ने अपना एक एफिडेविट दिया है कि वो उस पर अपनी क्या राय रखते हैं। तमाम पेच है इसमें, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या ये कानून होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए, और इसका जो दुरुपयोग राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तमाम तरीकों पे होता है उसको इमीडिएटली रोकने की भी ज़रूरत है। इसी विषय पे आज बातचीत होगी, लेकिन पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए, इस विषय को समझिए, फिर चर्चा करता हूँ। देश में अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने चोट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के तहत नया केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि आईपीसी की धारा 124 ए का दुरुपयोग हो रहा है। जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेती, तब तक राजद्रोह का कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाए। कोर्ट ने पहले से चल रहे मामलों में कार्रवाई नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि जिन पर केस चल रहा है और जो लोग जेल में बंद हैं, वो कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। संविधान के जानकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। And though the Supreme Court has upheld this judgment, upheld this provision in 1962 in Kedar's case, I think time has come to have a relook, and probably the government will do well to repeal this section, failing which I think the court may even strike down the section. मैं जरूर ये चाहूँगा कि इसमें कोई ऐसी प्रावधान होना चाहिए जिससे आधार पर कोई भी व्यक्ति उस राजद्रोह का खिलाफ गलत इस्तेमाल न कर सके। इसीलिए पिनल प्रोविजन की बहुत सख्त जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर रोक नहीं लगाने की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा करने को तैयार हो गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि वो कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। We respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. रिजिजू के बयान पर सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार को अपनी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखने की नसीहत दे डाली। सरकार अपनी लक्ष्मण रेखा में रहे, कानून सही है या गलत है संविधान के हिसाब से, वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट को लेना है वो ले। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। कोर्ट के फैसले में उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही है। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जो मुल्क चलता रहा कि किसी ने भी बात की नहीं होती, सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। कोई स्टूडेंट कोई बात करता है तो सेडिशन चार्जेस लगाते हैं। एक्टिविस्ट बात करते हैं तो सब पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं है। अगर ये इसको रोकेंगे नहीं अभी, तो जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं उससे बदतर हमारे हालात हो जाएंगे। राजद्रोह कानून का इस्तेमाल केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती रही हैं। एक्टिविस्ट, पत्रकार, छात्र, राजनीतिक कार्यकर्ता इसकी चपेट में आते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हो या कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल जैसे कांग्रेस के नेता, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, कालीचरण महाराज जैसे नाम भी राजद्रोह कानून की चपेट में आ चुके हैं। सवाल ये है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून का आजाद भारत में क्या काम है।
क्या सरकार की आलोचना को राजद्रोह मानना सही है? विरोधियों की आवाज दबाने के इस हथियार को हमेशा के लिए खत्म ही क्यों नहीं कर देना चाहिए? तो राजद्रोह कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक ये बहस है। दूसरा ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा रेखा क्या है। हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और सरकार की आलोचना कर सकती है, ये भी अधिकार है। लेकिन क्या दायरा हो, कहाँ पे कानून लग जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अभी हाल फिलहाल की घटनाओं को अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। कुछ नंबर आपके सामने रखता हूँ। 2010 से और 2021 तक, मैं 2010 इसलिए लेके आया हूँ कि ये ना कोई कहे कि सिर्फ इस गवर्नमेंट के लिए आप कह रहे हैं। करीब करीब 850 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं और 13,300 लोगों के ऊपर ये केस दर्ज हुए हैं। आप संख्या देखिए, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, 3% है। कहीं कहीं पे शायद 33% गया, लेकिन एवरेज 3% का आता है। यानी कन्विक्शन नहीं हो पाता, केस दर्ज हो जाते हैं। ये स्थिति अगर बन रही है तो वाकई चिंता की बात होनी चाहिए कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग एक नहीं, सभी सरकारें कर रही हैं। आप महाराष्ट्र सरकार को देखिए, राजस्थान सरकार को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, और झारखंड तो नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा आरोपी झारखंड में, बिहार भी पीछे नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो अब ये एक चर्चा उठी है कि इस कानून को क्या ख़त्म कर देना चाहिए। इसी पे विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात रख रहा है और केंद्र सरकार से उसने पूछा है कि आपकी राय क्या है। तो उसमें एक एफिडेविट दिया गया है। उस एफिडेविट में ये कहा गया है कि सरकार विचार कर रही है। अब यहाँ पे एक बहुत बारीक सी रेखा है समझने के लिए कि सरकार क्या विचार कर रही है। इसको भी मैं समझूंगा। आज मेहमानों से परिचय करा दूं आपका। राजीव पांडे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। आदिल सिंह बोपारा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शायद बोपारा साहब भी वकील होंगे। विराग गुप्ता जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर लॉयर हैं और संविधान के बड़े जानकार हैं। और दो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद प्रधान जी और हर्षवर्धन जी। शरद प्रधान जी तो इतने केस लड़े कि आधे वकील तो वो ऐसे ही हो गए होंगे, पता नहीं सर, डिग्री भी हो सकता है ले ही ली हो शरद जी ने। तो इसको उसी फैक्ट, उसी दायरे में देखेंगे। राजीव पांडे जी, पहला सवाल तो ये है कि क्या सरकार ये मानती है कि इस कानून को हटा देना चाहिए? पांडे जी अनम्यूट करिए अपने को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब बोलिए। वाजपेयी जी, सबसे पहले मोदी सरकार का एक हिस्टोरिक डिसीजन है जिसमें मोदी सरकार ने कहा कि हम इसको रिकंसीडर करेंगे। देखिए, कोई छोटी बात तो है नहीं कि हम आपके चैनल पे कह दें या सरकार तुरंत डिसीजन ले ले, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है कि सरकार ने खुद कहा है कि हम इसको रिकंसीडर करेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, इस कानून के बारे में। और उसके बाद जाकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि जब आप सोच रहे हैं, इस विचार विमर्श कर रहे हैं इस कानून के एग्जिस्टेंस पे, या इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। बहुत सारी चीजों पे, 3 बिंदुओं पर उन्होंने कहा है कि ये करना है। लेकिन आपको इससे पहले ना एक हिस्टोरिकल बातें बतानी पड़ेगी मुझे। देखिए, ये 1860 में आईपीसी आया, उसके बाद 70 या 90 में ये जुड़ा सेडिशन का चार्ज, ये जो सेक्शन है 124A। इसके बाद जो पहला चैलेंज है वो 50-51 में मेरे हिसाब से ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में ये शुरू हुआ, इसके चैलेंज के बारे में। दोनों हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, इसको क्वेश्चन किया जाए। फिर ये मैटर ट्रेवल कर गया 62 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने केदारनाथ के केस में। और उस समय देश में जो सो कॉल्ड फ्रीडम के जो सबसे बड़े पुरोधा थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री वो थे नेहरू जी। उस समय इस पर बहस हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। बहुत सारे उन्होंने इसमें क्लॉजेस डाले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली ये देश के लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इस लॉ को रिकंसीडर की बात मोदी जी ने की है। और 62 में जब नेहरू जी थे, तब जाकर के उस समय इसकी वैधता को जो चुनौती देने वाली याचिका थी, वो फाइनली वो सरकार ने इसको कंटेस्ट करके उसको डिसमिस कराया। उसके बाद मैं और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जो कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, जब एक एनएसी था जो बाहर से, मतलब प्रधानमंत्री
पीएमओ से ज्यादा पावरफुल उस समय एनएससी होता था, क्योंकि इसके चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी जी थी। तो उस समय 2011 में केस चला, विनायक सेन का केस, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब भी कांग्रेस को याद नहीं आया कि ये लॉ कैसा है, इसको रिकंसीडर करना चाहिए, हटाना चाहिए, रखना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि मैं आज बहुत खुश हूं एज ए लॉयर, एज ए प्रोपोनेंट ऑफ द आई सपोर्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, दैट सरकार इसको रिकंसीडर कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये रहेगा कि मैं समझ गया आपकी बात। पांडे जी, पिछले शनिवार तक सरकार की स्पष्ट राय थी कि इसको रिकंसीडर नहीं करना चाहिए, थी नहीं। अब अचानक से 3-4 दिन बाद ये राय बदल गई कि अब आप रिकंसीडर कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इवॉल्विंग सिचुएशन में आप ये तय कर रही हैं। 3 दिन पहले आपकी भी राय वही थी जो जिसका आप अभी बात कर रहे थे। अब मैं वही कह, राय ये बनी है कि बदलना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं बदलने की बात में नहीं कर रहा हूं, रिकंसिडरेशन की बात। अच्छा, थोड़ा आप वकील हैं। नहीं, एक मिनट पांडे जी, मैं समझ गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन जरूर चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट मैंने पढ़ा, उसकी जो पहली लाइन है कि डीम्ड कंसिडरेशन की यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या राय ली है, मुझे वो समझाइए कि सरकार अभी केवल इस पर विचार करेगी या उसको ये डीम्ड कर लिया जाए कि नहीं, सरकार इसको बदलने का मूड रख रही है, क्या है ये थोड़ा कंसीडर करिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, एज ए लॉयर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो किसी प्रिवी नहीं हुई इंफॉर्मेशन इस बात में, इसके बारे में कि क्या सोचेगी। लेकिन देखिए, अगर एक सरकार एक कानून के बारे में कह रही है कि मैं इसको रिकंसीडर कर रहा हूं, तो अगर या तो उनको लगता कि नहीं भाई ये कानून बहुत सही है, तो लड़ते केस में, फाइनली कोर्ट जो डिसाइड करती सो करती। क्योंकि ये केदारनाथ जी का जो केदारनाथ जजमेंट जो है वो फिर उसमें और इशू है, लार्जर बेंच के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 जज बेंच का डिसीजन है 62 का। अब ये 3 जज बेंच सुन रही है, तो ये सब लीगल बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको सीरियसली कंसीडर कर रही है। और मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा कि ये हिस्टोरिक डिसीजन है कि बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इसको रिकंसीडर कर रही है, ये मेरा कहना है। आदिल जी पक्ष में है कि ये खत्म कर दिया जाना चाहिए कानून? देखिए नीरज जी, एक अंग्रेजी कहावत है, when somebody tries to make a virtue out of a necessity। पांडे जी को सुन के ये लग रहा था कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये स्टे करोगे, आप करोगे, इसको अबेयंस में रखोगे, उसके बावजूद भी सरकार ने ये कहा कि नहीं जी, इसे आप अबेयंस में ना रखिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तय करेगा कि एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद पांडे जी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देश के एक बहुत ही जाने माने चैनल पे दे रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। पर मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है नीरज जी कि आज का जो ऐतिहासिक फैसला है, इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। आपको याद होगा कि 2019 के हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने ये कहा था कि आज समय आ गया है कि ऐसे कानून को कॉलोनियल रेलिक जिसे कहा जाता है, उस पे रिकंसिडरेशन होनी चाहिए और उसको रिपील होना चाहिए। पांडे जी और पांडे जी के सहयोगी थे जो 2019 में जो लोग इसको रिपील करवाना चाहते थे, उनको कह रहे थे कि देखिए जी ये तो आतंकवादी हैं, ये एंटी नेशनल है। सो आज यही पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि जी इसका हम स्वागत करते हैं। सो ये दोगलापन है एक प्रकार से। दूसरी बात देखिए नीरज जी, आज देश में हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं, आप एंटी नेशनल नहीं होते। नरेंद्र मोदी और भाजपा हिंदुस्तान नहीं है, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार चला रही है। इनकी आलोचना करना, इनकी नीतियों की आलोचना करना देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है और हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऑपोजिशन की राइट है, राइट टू क्रिटिक है जी। मसला तब आता है जब भाजपा और भाजपा के सहयोगी ये कहते हैं कि आप सरकार का खंडन कर रहे हो, तो आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप चीनी हो, आप बांग्लादेशी हो। ये समझना बहुत जरूरी है। और इस फैसले के बाद और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो सोलिसिटर जनरल साहब हैं तुषार मेहता, उन्हें एक बड़ा सीधा प्रश्न दिया कि आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आप रिकंसिडर करना चाहते हो, तो जब तक आप रिकंसिडर करना चाहते हो, जो सारी एफआईआर हैं, सारे कोर्सिव स्टेप्स, उस पे आप पाबंदी रखिए। तुषार मेहता साहब कहते हैं कि देखिए जी, हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम आपको आके अपना सरकार का जवाब देंगे। जब आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट ने केस लिया, तो तुषार मेहता साहब कहते हैं कि नहीं जी, आप इसे स्टे ना करिए, एफआईआर को स्टे ना करिए, कोर्सिव स्टेप्स को स्टे ना करिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसको दरकिनार किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि जब तक जी सरकार इस पे आदिल जी निर्णय लेता है हम इसे अभी एक मिनट मुझे समय दीजिएगा जरा। हाँ मैं आपको दूंगा। आदिल जी आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात रखना, आलोचना करना देशद्रोह के तहत नहीं आता है, ये आप कह रहे हैं ना? जी। तो फिर महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है अभी? देखिए नीरज जी, मैं आपको कांग्रेस पार्टी और एआईसीसी की लाइन बताता हूँ और ये हमारी 2019 में भी लाइन है। ये हमारी, जैसे पांडे जी वो कहते हैं इंग्लिश वेदर आज और कल में बदल जाता है, हम वैसी बात नहीं करते। हमारे 2019 का मैनिफेस्टो की प्रॉमिस थी कि हम ऐसे रिपील करेंगे। मैं मान लिया उसको। कोई भी सूबे में, मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई भी सूबे में 124A सेडिशन का प्राविधान का मिसयूज होता है हम उसका खंडन करते हैं और आज के फैसले के बाद अब तो पाबंदी लग गई है। नहीं बिल्कुल सही है। मैं आदिल जी मैं इस बात को बिल्कुल समझ के कह रहा हूं और मैं आपकी इस बात को मान भी रहा हूं कि आप लोगों ने 19 में कहा था ये, लेकिन मोरल पोजीशन आपकी है कि नहीं होना चाहिए, राइट? उसके बावजूद आपकी ही राज्य सरकारों में ये हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी, सारी सरकारें वही कर रही हैं। झारखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, नंबर सामने है, किसी से छिपा नहीं। तो अगर आपकी मोरल पोजीशन ये है तो फिर बचना चाहिए था। पांडे जी क्या आप कहना चाह रहे थे? मेरी दो बातें कहनी है। देखिए सबसे पहली बात है कि नेहरू जी कहते थे कि ये खराब लॉ है, गांधी जी तक ने इसका कहा कि खराब लॉ है। 54 साल 55 साल कांग्रेस की सरकार थी तो 8 साल से तो आपकी भी है ना पांडे जी? मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बात आपने कहा ना। मुझे लगता है कि फाइनली सारे अच्छे काम हमारे पल्ले आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। और जहां तक बात कहना है कि व्हाट्सएप, दोगलापन, क्योंकि देखिए कल्चर है ना जो बार डांसर के साथ जो लोग घूमते हैं। प्लीज नहीं पांडे जी नहीं, दोगलापन शब्द का इस्तेमाल किया व्हाट्सएप, मैं दोनों मैंने कुछ कहा नहीं। सुनिए पांडे जी मेरी बात सुनिए। आदिल आप लोग प्लीज देखिए बात क्यों की, सुनिए ना इन्होंने, और दोगलापन बोल रहे हैं कि दोगलापन है, ये आपके चैनल पे बैठ करके पांडे जी सुनिए, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, मतलब इतने लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट बात कर रहे हैं, क्यों ना गलत शब्द नहीं मैं उनको भी कह रहा हूँ सर, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। प्लीज अपनी बात रखिए, लेकिन आप कितनी भी कड़ी आलोचना करिए लेकिन ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करिए प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ नीरज जी, मैंने कहा कि 54 साल तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। एज लेट एज विनायक सेन का केस 2011 का है, आज ये होलियर देन दाऊ बन रहे हैं। भाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको रिकंसीडर करने की बात कही है और वही कारण है, नहीं तो ये मैटर 3 जज बेंच सुन भी नहीं सकता था, स्टे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 5 जज बेंच ने इस केस को 62 में नेहरू जी के टाइम में कहा कि ये ट्रेडिशनल लॉ रहेगा। ठीक, आदिल जी कहना है, आदिल जी आप जवाब देना चाहते हो और मेरी आपसे भी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आग्रह कि आप कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जो किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अपमानजनक हो प्लीज। नीरज जी देखिए, ये देश से छुपा नहीं है। मैं एक डिफरेंट फ्रेज यूज कर लेता हूं कि आप अपनी पोजीशन एक हिपोक्रिटिकल मैनर के तहत आप अपनी पोजीशन बदलते, कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं, इसे एक्सपीडियंसी और कन्वीनियंस कहा जाता है, पर देश तय करेगा। आदिल जी वही चीज तो आप भी कर रहे हैं ना। मैंने पूछा ना कि अगर आपकी मोरल पोजीशन है ये कि ये कानून गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो राजस्थान गवर्नमेंट फिर क्यों कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड में क्यों हो रहा है? आप भी तो वही हिपोक्रेसी कर रहे हैं ना। फिर मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं, करते कुछ है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक मीडिया के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खरी बात करता हूँ नीरज जी। एक मीडिया के आपके सहयोगी हैं जिन पे मैंने सुना है 124A लगाए, आपके ही शायद पर उन पे केवल 124A नहीं लगा, उन पे 153A लगा है, 153B लगा है, 295 लगा है। सो केवल आप ये ना देखिए कि 124A लगा है, उसके साथ और सेक्शंस हैं। जब कोई देश की जनता को भड़काने की कोशिश करे, धर्म के नाम पे भड़काने की कोशिश करे, जाति के नाम पे भड़काने की कोशिश करे, वो अलग बात है। वो नहीं, उसके लिए तमाम कानून है ना। अभी चर्चा सिर्फ 124A की हो रही है, मैं वही कह रहा हूं। तो उससे बचना है, उसके साथ आपने और 120B और पता नहीं कौन कौन से आप लगाते, वो डिफरेंट इश्यूज है। देखिए 124A की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी थी नीरज जी, हमारे मैनिफेस्टो की प्रॉमिस। मैं मान रहा हूँ ना, फिर हमारा वचन पत्र से ज्यादा तो कोई चीज नहीं। आदिल जी अच्छा, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि 3 दिन में आपकी पोजीशन बदल गई, आप रिकंसीडर कर रहे हैं।
आप भी मोरल पोजीशन 2019 से लेके बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ राज्य सरकारें वही काम कर रही हैं। और अब फिर एक सवाल पूछूंगा तो पांडे जी को भी बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा। आपकी सरकार इतने लंबे समय तक रही, तब आपको याद नहीं है कि उसको हटाना चाहिए। 8 साल से इनकी सरकार, तब याद नहीं आना चाहिए, इनको लगाना चाहिए। अब सबको लग रहा है कि हाँ ये हटाना चाहिए। तो इसलिए दोनों लोग एक ही सेम बोट पे हो सर। आप अगर इनको कह रहे हो तो आप भी वैसे ही हो। एनीवे, खैर, विराट गुप्ता जी, लीगल पोजीशन क्या है इसकी? नहीं, वाजपेयी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। अच्छा, देखिए इसमें इसके देखिए 3 पहलू हैं, और उस पहलू को मैं बताने से पहले अभी कुछ दिन पहले एक चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11वीं कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, कानून मंत्री थे, देश के सारे चीफ जस्टिस थे, सारे चीफ मिनिस्टर थे, और उसमें 2 बातें बोली गई नए भारत के निर्माण के लिए। पहली बात ये बोली गई, चीफ जस्टिस ने बोला कि संविधान के जो सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सारे अंग हैं, वो अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करें। और जो प्रधानमंत्री ने बोला कि देश में 3.5 लाख जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिसमें अधिकांश अशिक्षित और गरीब हैं, उनकी रिहाई के लिए प्रयास करने चाहिए। हमको इस संदर्भ में इस चर्चा को आगे शुरू करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि कांग्रेस बोलती है कि हमारे मैनिफेस्टो में था, लेकिन 2011 में उनकी सरकार के समय में एक निजी विधेयक पेश किया गया और उन्होंने उसको नहीं किया। भाजपा आज बोलती है कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन 2015 में उनके कार्यकाल में एक निजी विधेयक संसद में पेश किया गया और उन्होंने नहीं खत्म किया। तो अब हम पहला अंग आते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर में जो लक्ष्मण रेखाएं निर्धारित हैं, उसके अनुसार कानून बनाना और कानून खत्म करना संसद और सरकार का काम है। और निश्चित तौर पर इसमें सरकारें विफल रही हैं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार भी, वर्तमान भाजपा सरकार भी। और इस वजह से अगर जब कानून मंत्री बोलते हैं कि सभी अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन करें, तो जब कोई विफल हो जाता है तो दूसरा एक अनधिकृत हस्तक्षेप होता है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि देश में एक अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि 65,000 से ज़्यादा नियम कायदे कानून हैं, और उनमें से 25,000 में नॉन कंप्लाइंस में पुलिस का मामला बनता है, जेल जाने की नौबत आती है। ये जो नियम कायदे कानून हैं, इस तरीके के दमनकारी कानूनी व्यवस्था है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ये सारी बातें प्रभावित होती हैं। इसलिए इनको ठीक करना जरूरी है। तीसरी सबसे जरूरी बात कि राजद्रोह मतलब देशद्रोह नहीं होता है। जैसे कि हमारा किसी से झगड़ा हो, वो उसमें अलग अपराध है, गाली गलौज हो अलग अपराध है, पिटाई कर दिया अलग अपराध है, जान से मारने की कोशिश की अलग अपराध है, मर्डर कर दिया अलग अपराध है। तो सरकार की आलोचना के लिए 124A है। और जब आधुनिक गणतंत्र में भारत के संविधान लागू होने के बाद हर 5 साल में सरकारों को बदलने का सिस्टम है, तो सरकार की आलोचना राजद्रोह है, लेकिन देशद्रोह नहीं हो सकती है। देशद्रोह जघन्य अपराध है, और राजद्रोह इंग्लैंड से आया था, वहां के राजा का कंसेप्ट है, वहां पर 2009 में खत्म हो गया है। इसलिए भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगली सुनवाई जुलाई में है, तो जुलाई के पहले अगर सरकार इसको खुद रद्द कर दे तो उससे सरकार का एक रसूख भी बढ़ेगा और जुडिशरी को लक्ष्मण रेखा पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, अब मैं अपने पत्रकार मित्रों के पास चलता हूं। बड़ा बेजा इस्तेमाल हुआ है, सभी सरकारों ने किया इक्वली, जिसको जब मौका लगा तो उसने किया। शरद प्रधान जी, वक्त आ गया है कि अब ऐसे कानून को खत्म कर दिया जाए एक। और इसी के साथ ये भी मैं समझना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जहाँ पे लोग देश के खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या ये कानून कंडीशनली रखा जा सकता है? नहीं, देखिए नीरज, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी जो विराट गुप्ता जी ने कही बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। उन्होंने फर्क बताया राजद्रोह और देशद्रोह के बीच में। और ये जहां तक देश के खिलाफ कोई करता है एंटी नेशनल एक्टिविटी, ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी है, और उसमें फॉर डिस्टिंक्शन है। तो एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए लॉ इज देयर, एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए। उसको ये जो ट्विस्ट कर देना कि जो सरकार के खिलाफत कर रहा है वो भी देश के खिलाफत है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, बेसिक फंडामेंटली गलत है। और हमने देखा है किस तरीके से अंग्रेजों के टाइम में समझ में आता था, क्योंकि अंग्रेज में जो गवर्नमेंट थी और उन्हीं के लिए वो नेशन भी वो उसी तरीके का था, तो वो क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उन्हें लगता था कोई भी खिलाफत सरकार की हुई, जाहिर है कि फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ बनाया गया था, 164 साल पहले ये लॉ बना था,
इसकी जाहिर की आज 1947 में ही इसको खत्म कर देना चाहिए था। और ये गलती है कि इससे जाहिर होता है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, पहली गवर्नमेंट से लेकर के उनको लगा कि भाई कुछ चीजें, ये होता है ना, जो गवर्नमेंट आ जाती है उसको लगता है अरे इसका तो हम भी फायदा उठा सकते हैं, तो क्यों करो, शांत रहो। तो कांग्रेस ने भी यही रुख अख्तियार किया और यही चीज कंटिन्यू कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये सूट करता है। किसी को भी बुक कर दे, जो हमारे आलोचना करे उसको उठा के बंद कर दें। हम लोगों ने तमाम केसेस देखे हैं और कई जर्नलिस्ट इसके बुक भोगी हैं। आपको मालूम होगा केरला का एक जर्नलिस्ट यूपी में आया था और कप्पन क्या नाम था उसका, और वो हाथरस वाला कवर करने आ रहा था, उसको वैसे ही उठा करके बंद कर दिया। वो आज तक बंद है, उसकी बेल भी नहीं हुई, क्योंकि देशद्रोह बना दिया कि ये देशद्रोह की कार्रवाई करने वाला था, राजद्रोह की कार्रवाई करने वाला था, मतलब उसने कुछ किया भी नहीं था। तो इस तरीके के कई केसेस हैं जहां पे सरकार ने खुलेआम मिक्स यूज किया है और कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किया और बीजेपी गवर्नमेंट भी कर रही है। इससे लगता है कि ये जो बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसकी जबरदस्त कमी है। और आज की सरकार का ये कहना कि हम रिव्यू कर रहे हैं, ये उस मजबूरी में इन्होंने रिव्यू की बात करी है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा रुख इसके खिलाफ दिखाया है। अगर उन्हें करना होता तो पहले भी कर सकते थे। तो इससे जाहिर होता है कि इनको कोई इंटेंशन नहीं है। ये बात प्लीड करी इन्होंने, सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने, इस वजह से जिससे कि ये मामला टल जाए किसी तरह से जी, और सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल व्यू ना ले इस पे। और ये इसी वजह से ये बार बार जोर दिया जा रहा है कि ये 3 जज बेंच और 5 जज बेंच। इससे जाहिर होता है कि मुझे ये भी इससे दिखता है कि सरकार का इंटेंशन अभी भी इसके खिलाफ अपील करने का होगा कि लार्जर बेंच में जाए, क्योंकि सरकार का इसी से रुख जाहिर हो जाएगा कि सरकार इंटेंशन नहीं है उनका रिव्यू करने का, ये सिर्फ मजबूरी में कह दिया है टालने के लिए जी, और वो नहीं हो पाया। पांडे जी, कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये बहुत ही सराहनीय है, बड़ी तारीफ की बात है। पांडे जी, इसका जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा है इंस्ट्रक्शन पे कि हम इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, तो और सुप्रीम कोर्ट ने उस लाइन के व्यू में, क्योंकि देखिए वो क्यों स्टे हुआ है, एज ए लॉयर जो मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूं कि जब आप रिकंसीडर कर रहे हैं और अगर आपने 1 साल या 6 महीने के बाद इस कानून को हटा दिया, क्वैश कर दिया, और इस बीच में जो कार्रवाई हो जाएगी तो इरेपरेबल लॉस है। ये इस इरेपरेबल लॉस को रोकने के लिए ये इंटरिम ऑर्डर्स है। विराज भाई है, हमारे मित्र हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो इसमें आ। दूसरी बात, हमारे जो शरद प्रधान जी ने एक बड़ा ही फैक्चुअल इनएक्यूरेट स्टेटमेंट दे दिया है, तो मुझे लगा कि मैं इसलिए मैंने हाथ उठाया था। वो जो कप्पन है ना, उसको यूएपीए में बंद किया गया है। ये टेरर की धाराएं हैं कप्पन पे। जो जर्नलिस्ट आप बोलते हैं वो पीएफआई का एजेंट है, एंटी नेशनल, उस पे आरोप है ना। अरे सुन लीजिए ना सर, शरद भाई, वो भी और एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी किया है। मेरी बात सुनिए ना। अरे 124A में तो नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लिया, कोर्ट ने तुरंत बेल दे दिया। उनको जो बेल नहीं मिल रही है, कप्पन जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट बोलिएगा तो जर्नलिस्ट लोग गाली मान लेंगे इस बात को। उनके खिलाफ यूएपीए की धारा है, वो वहां पर दंगा कराने और देश में टेरर फैलाने के लिए उनके ऊपर चार्ज है। और चार्ज सही है कि गलत है तो कोर्ट का काम है, मैं नहीं जानता। फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, मेरी बात आप शरद जी, आपने जो एक फैक्चुअल बात सेडिशन की बात करते हैं उनके खिलाफ सेडिशन मामला लगता है। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, आप बोल चुके, मुझे भी बोलने दीजिए। आप ही बोलते रहेंगे, आप पहले भी बोल चुके हैं। आपने जो कहा वो गलत कहा। यूएपीए का केस लगा हुआ है कप्पन पे, उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट पे। वो वहां दंगा भड़काने और देश में आतंकवादी गतिविधि कराने के लिए यूपी में आया था, सरकार में इसलिए लगा है। नीरज, मुझे भी जी संक्षेप में सर, मुझे भी इसका जवाब देना है कि ठीक है, ये इनकी बात, ये आई स्टैंड करेक्टेड, यूएपीए लगे, लेकिन यूएपीए भी जो लगाया गया वो इसी नजरिए शुरू में एंटी नेशनल है, उसे बताया जा रहा था, और उसने कुछ किया नहीं था। जो तमाम लोग जो कर चुके हैं, जो मसाकर करने की बात करते हैं, जो एंटी नेशनल बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अरे आप बोलने देंगे कि आप ही बोलते रहेंगे? आप मोनोपोलाइज मत करिए राजीव पांडे जी, आप मोनोपोलाइज करने का आपको अधिकार नहीं है। आप ही बोलते रहे, दूसरा ना बोले। ये आवाज चिल्ला के आपको आती है तो मुझे भी आती है आवाज उठाना, तो इतना दूसरे को बोलने दीजिए, इतनी तहजीब सीखिए। जज है कि नहीं ये बता दीजिए। जज है आप तो डिसीजन देंगे कि वो गिल्टी है कि नहीं, बस इतना रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं।
वो मैंने बोल दिया, लेकिन जो आप डिफेंड कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, वो सिर्फ मजबूरी में किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख दिखलाया है। ठीक है शरद जी, इसलिए नहीं, सरकार का इंटेंशन होगा तो अभी पता लग जाएगा 4 दिन में, जब ये जज बेंच को लेकर करेंगे। आपकी बातों में जो गार्डेड भाषा में आप बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी की राय ले लें, उसके बाद आदिल जी आपके पास भी आता हूं मैं। देखिए, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। केदारनाथ वर्सेस बिहार गवर्नमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही, वहाँ का जो भी कोर्ट रहा होगा उसने ही अपहेल्ड किया था। तो क्या उनको 47 से लेके 62 तक ये पता नहीं चला था कि ये कानून खराब है, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन अपहेल्ड किया उन्होंने। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। 2019 के मैनिफेस्टो से पहले तक कांग्रेस को भी लग रहा था कि ये कानून ठीक है, बीजेपी को अभी शनिवार तक लग रहा था कि ठीक है। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए कब कौन हटाएगा मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या ये कानून रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हर्षवर्धन। देखिए नीरज जी, चूंकि विराग जी हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया, और पार्टियों के प्रवक्ता और शरद प्रधान जी भी बोल चुके। लेकिन जब हम राजद्रोह के कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। तो सेवक का राज अगर चल रहा है तो राजद्रोह कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरा, कहा जाता है कि लोकतंत्र है यानी जनता का राज है, तो जनता के राज में जनता से द्रोह कैसे हो सकता है। ये दोनों सवाल हैं जिसका जवाब सरकारों को देना चाहिए। और अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर और जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाने पर इस दोनों को आप एक बराबर देख रहे हैं तो फिर संकट है। और इस देश के पॉलिटिकल क्लास की मुश्किल यही है, कहें कि पॉलिटिकल क्लास का शातिरपना है कि वो राजद्रोह और देशद्रोह को मिक्स करता है। इसीलिए अरुंधति रॉय जैसे लोग, या अभी अभी जो यासीन मलिक, जो देशद्रोह में पक्के तौर पर अब जो दिख रहा है, जो शामिल था, जिसके ऊपर आरोप जो है उसने स्वीकार भी किया है और पहली बार ये फंसता दिख रहा है, वरना तो पीएम की पार्टियों में जाता था, बड़े बड़े मीडिया कॉन्फ्रेंसेज में जाता था, वो सब कुछ करता था। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ये कह रही है तो इसे न्यायपालिका और सरकार के टकराव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि जब भारत की संविधान सभा बैठी थी तो ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न थे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था, एक से एक विद्वान लोग थे, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व था, और उसमें जो बहस चली उसमें अलग अलग लोग अलग अलग बात करते थे, बाद में एक सहमति बनी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन चीजों को हटाया जाना चाहिए था, विशेष करके उसके आधार पर आप चाहे जो कह लें, भारतीय दंड संहिता कह लें, क्रिमिनल जितने भी कानून बने, उसका मूल तो संविधान है ना, जो जिस पर बना। कहा गया कि इसी स्केलेटन पर सब कुछ तैयार होगा। बाद में कहा गया कि संविधान समीक्षा भी होनी चाहिए, तब भी ये सवाल खड़ा किया गया कि संविधान की समीक्षा कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि आज सरकार को, न्यायालय को, जो भी नागरिक समाज के लोग हैं, जो भी समझता है, जिसको थोड़ी सी भी समझ इन चीजों का है, उसको बैठना चाहिए। और इस देश में हजारों कानून हैं जो बेवजह हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। सरकारें छोड़िए, सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, उद्धव जी नाराज हो गए, नवनीत राणा को जेल जाना ही था। दरोगा और सिपाही आपको राजद्रोह छोड़िए बड़े छोटे से मामले में फंसा देगा, आपको जमानत नहीं होगी। एक कागज के चक्कर में आपकी जो जेल है, जेल से बाहर आना 1 हफ्ते तक टल सकता है। ये मैं आपको ढेर सारे ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। राजद्रोह बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन देशद्रोह का कानून बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है। ठीक है, जेएनयू में देशद्रोही नारे और उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा एक मत करिए, ये बहस में नहीं होना चाहिए। मैं ख्याल में इस पे एक मत है। आदिल जी, आप इस पे सहमत हैं कि देशद्रोह का कानून होना चाहिए, राजद्रोह का नहीं होना चाहिए? देखिए नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ से लेकर आज तक काफी फैसले आए हैं सेडिशन पे। एक और जजमेंट है, शायद गुप्ता साहब भी जानते होंगे, एक बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थी, 95 की जजमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेयर स्लोगन है कि केवल नारे लगाना सेडिशन नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जब पंजाब में सेसेशन मूवमेंट चल रही थी, तब की ये जजमेंट है। पर देखिए मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो वो सेडिशन नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है, ये मूल विषय है। दूसरी बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अंग्रेजी की फ्रेज, ट्राइंग टू मेक अ वर्च्यू आउट ऑफ अ नेसेसिटी।
मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते तक अपने हलफनामा पे ये कहा था कि सेडिशन का कानून ठीक है। उन्होंने आज सवेरे ये कहा कि सेडिशन के कानून पर आप स्टे ना डालिए, आप ये डायरेक्शन पास कर दीजिए कि हर शहर का सुपरिटेंडेंट और पुलिस तय करेगा कि सेडिशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। सो देखिए, ये समझना जरूरी है सरकार की मंशा क्या। ये मजबूरी में मैं शरद प्रधान जी का उनके साथ सहमत हूं, ये मजबूरी में सरकार ने ये फैसला लिया है। पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये जानने हम सबको ये जानने की जरूरत है कि आज देश में एक ऐसा माहौल है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे या भाजपा के खिलाफ बोलोगे, आप एक एंटी नेशनल हो। पांडे जी तय करेंगे कि कौन एंटी नेशनल है, पांडे जी तय करेंगे कि कौन पत्रकार है, पांडे जी तय करेंगे कि कौन देशभक्त है। मेरे भाई पांडे साहब, ये आप समझ लीजिए कि भाजपा को कोई पेट्रियोटिज्म ट्राइब्यूनल नहीं बनाया। भाजपा किसी की पेट्रियोटिज्म जज नहीं कर सकता। आदिल बोपराय किसी की पेट्रियोटिज्म जज नहीं कर सकता। त्रिपाठी साहब किसी की पेट्रियोटिज्म डिसाइड नहीं कर सकते। ये जानना बहुत जरूरी है। जी 30 सेकंड जाओ, उसको ब्रेक लेना प्लीज, फिर मैं शरद जी और अभी मैं इनको बता देता हूं कि जो 4 टॉप के स्टेट हैं उसमें झारखंड नंबर 1 पर है। झारखंड में इनकी सरकार है। देशद्रोही लगाने में झारखंड में इनकी सरकार है। एक एमपी और एमएलए पति पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की है तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, और ये हमको यहां बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप चाहे जो भी कहिए, हम मानते हैं 8 साल से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। आज सरकार ने कम से कम इस विषय पर जो त्रिपाठी जी ने कहा कि उसको रिकंसीडर तो कर रही है। आप तो 11 में भी थे, 11 में भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। अब चूंकि अब आपको मेरा क्या कहना है ना आदिल भाई, आपने आदिल जी आप बोलते थे, आपने मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी वाली आप बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग की सीट पे आके कर रहे हो आप। मैं क्या आपको कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं फाइनल, देखिए क्या है, ये तो फिर कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि सब अच्छे काम हम ही करेंगे। आर्टिकल 370 बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था फेंकना है, टेम्पररी प्रोविजन हमने फेंका। फिर जी अच्छा, मुझे ब्रेक लेना भाई, आप लोग उलझ गए। मुझे ब्रेक लेना है। एक ब्रेक के बाद फिर समय मिलता नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक कमेंट ले लूँ, ना फिर सब लोग नाराज हो जाएंगे। 30 सेकंड हर्षवर्धन आपने मांगे, तो उसके बाद मैं शरद जी और विराग जी, अब आ रहा हूँ सर। आप ब्रेक से पहले आप लोगों से बात करके ही ब्रेक पे जाऊंगा। हर्षवर्धन 30 सेकंड से ज्यादा मत बोलिएगा, आप कुछ इंटरव्यू 30 सेकंड नीरज जी। हाँ, देखिए, भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है। ये कोई नरेंद्र मोदी की लाइन नहीं हो सकती, मनमोहन सिंह की लाइन नहीं हो सकती, जवाहरलाल नेहरू की लाइन नहीं हो सकती, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, किसी की लाइन नहीं हो सकती। ये हर देशवासी की लाइन है। बोल गए शायद। अगर कोई ये कहेगा कि इस प्रधानमंत्री की लाइन है तो ये गलत होगा, क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे ना तो आप कहेंगे राजद्रोह है। लेकिन जब आप ये मानेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर किसी और का अंग नहीं हो सकता, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वो भी हमें आज नहीं तो कल लेना है, ये देश की लाइन है। इसके खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही है। वो अगर नारा लगाएगा तो उसके ऊपर देशद्रोही चार्जेस लगने चाहिए, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। विराग जी और शरद जी, विराग जी पहले आप बताइए। देखिए, 4 छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला, जो सारे लोगों ने बात बोली, उसका जो लब्बो लबाब ये है कि देश में पुलिस सुधार की जरूरत है। और अगर हम पूरे देश की व्यवस्था को ऐसे समझें जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाए, राज्य की पुलिस उसको ढंग से लागू करे, और आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज में उसको स्थानीय स्तर पर, तभी एक नया भारत बनेगा। पर पूरी दिक्कत यह है कि राज्यों में पुलिस का दुरुपयोग होता है और केंद्र पुराने कानूनों को सही तरीके से खत्म नहीं कर रही। दूसरी बात, अभी हर्षवर्धन जी ने बोला कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, निश्चित तौर पर, लेकिन सिर्फ नारे लगाने से, आप नारे लगाने वाले और जो तोड़ने वाले हैं दोनों का फर्क करना पड़ेगा। तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सारी कंपनियां, इन कंपनियों के आप अंतर्राष्ट्रीय नक्शे देखें, इन सारे नक्शों में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाते हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ तो कोई मामला नहीं दर्ज होता है। तीसरा, शरद जी ने जब बात बोली कि सरकार इसके रिव्यू या बड़े जजों की बात कर रही है, ये एक संवैधानिक पोजीशन है कि 1962 का जो फैसला था 5 जजों का फैसला था, इसलिए इवन स्टे ऑर्डर या कोई भी फाइनल ऑर्डर बड़ी बेंच यानी 7 जजों की बेंच ही दे सकती है। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि सरकार अपनी ऑब्लिगेशंस को समझते हुए इस कानून को रद्द करने की पहल करे। इससे देश में न्यायिक सुधारों का, कानूनी सुधारों का एक नया युग शुरू होगा। जी शरद जी, मेरा सवाल भी है, उसके बाद आप बोलिएगा। ये एक बड़ी बारीक रेखा मुझे दिख रही है कि देशद्रोह क्या है और राजद्रोह क्या है। कहीं टुकड़े के नारे लग रहे हैं, अब किसने लगाई इस विवाद में हम लोग नहीं जाते। मान लीजिए कहीं लग रहे हैं, कश्मीर में से नारे लग रहे हैं, या जो नक्सली अपनी सरकार वहां चलाने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम जो होते हैं, तो ये फर्क करना बड़ा मुश्किल काम लगता है आपको कि नहीं बड़ा आसान है राजद्रोह और देशद्रोह अलग अलग कर देना और फिर उस कानून को रखना चाहिए? देखिए नहीं, दोनों हाँ देखिए, विराट गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से कहा और आपने शायद ध्यान गौर नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नारे लगाना और एक्चुअल कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो वाकई में जिससे नुकसान हो रहा है, उसमें बहुत फर्क है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी आज़ादी होती है और आर्टिकल 19 में आर्टिकल 21 में क्लियरली डिफाइंड है, इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अभी हमारे देश में लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र समाप्त हो जाए तब ये कर सकते हैं कि लोग नारे भी ना लगाएं। नहीं तो फिर जो महाराष्ट्र की सांसद ने केवल सोचा था वो गलत था। फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे रोक देना अलोकतांत्रिक है। नहीं तो नवनीत राणा ने जो सोचा था वो गलत, देशद्रोह लगाना गलत था ना, आप ये कह रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं। जो महाराष्ट्र में एमपी एमएलए ने जो आपने कुछ पूछा? हाँ, महाराष्ट्र में एमपी एमएलए ने कहा था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उन्होंने खाली कहा था, गए नहीं थे पढ़ने के लिए, तो फिर उन पर तो देशद्रोह लगाना गलत था? गलत था ना सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से, क्योंकि एक्ट तो हुआ नहीं ना। नहीं, जरा फिर से रिपीट करिएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब तक कोई एक्ट नहीं होता आप उसको कैसे कह सकते देशद्रोह है? तो जो नवनीत राणा, रवि राणा ने यहां कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? नहीं, डिस्टिंक्शन इसमें होना चाहिए कि आदमी कोई खड़े होकर सड़क पे नारे लगा रहा है या काले झंडे दिखा रहा है, वो एंटी नेशनल एक्टिविटी। ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक वो है, राइट है, फंडामेंटल राइट है आदमी का प्रोटेस्ट करना। हाँ। लेकिन प्रोटेस्ट करने में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट करने में कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिससे कि ये लगे कि हाँ ये नुकसान पहुंचा रहा है, कि आपने बम फेंक दिया तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। बड़ा यही तो शरद जी, अगर मुंह से नारे लगाए या आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो धरना करना इजाजत होनी चाहिए। एग्जैक्टली शरद जी, यही तो सारा खेल गड़बड़ा था। हम सारे डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस वाले को दे रहे हैं कि वो तय करेगा कि कैसे हुआ था। पांडे जी क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस को इस्तेमाल करती हैं, जो विराट गुप्ता जी ने कहा, और पुलिस बड़ी इजीली अपने सरकारों को, अपने आकाओं को बिल्कुल खुश करने के लिए किसी भी इस तरह के लॉज को ट्विस्ट करके नाजायज तरह काम करती है, मिसयूज करती है, जिससे कि बेसिक फंडामेंटल जो राइट है आदमी का, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, उस पर रोक लग जाती है। वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जी पांडे जी 30 सेकंड मुझे फिर ब्रेक लेना प्लीज। अब मैं ब्रेक लूंगा, अभी सबसे काफी बात होगी। 30 सेकंड। आपने जो सवाल पूछा उनसे कि देखिए, इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, वो है आर्टिकल 19 में, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। सवाल ये था जो त्रिपाठी जी ने भी उठाया कि कोई आदमी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कोई नहीं कह रहा है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, आवाज उठाना, ये अगर आप सुबह शाम देख लीजिए तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो प्रधानमंत्री जी को सुबह उठते हैं तो गाली देते हैं, दोपहर में देते हैं, फिर शाम को देते हैं, फिर सोने से पहले गुड नाइट में गाली देते हैं, और जनता उससे कोई प्रभावित नहीं हो रही है। जनता हमको समर्थन कर रही है, ये सबका अधिकार है। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस वालों को इस तरह गाली दी है क्योंकि अधिकार था, सुनिए ना, क्योंकि आजादी थी बोलने की। बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वाले लोगों के साथ क्या आप ये स्पेसिफिक वो बता रहे हैं क्योंकि आप हिंदू मुसलमान की फिर बात ले आते हैं। अरे हम बात कर रहे हैं
डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आपको ये एंटी नेशनल बात है। ओके शरद जी, मैं ब्रेक लेना, बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। मत करिए, एक ब्रेक लेना है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत बारीक लाइन है, इसी पे सारा विवाद है कि अब कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र विशेष में नक्सलियों ने कब्जा करके अपना कानून चलाना शुरू कर दिया, जैसे एक बात अभी आप लोग कह रहे हैं कि राजद्रोह और देशद्रोह अलग है। अब ये बड़ी बारीक सी लाइन है। राजा की नीतियां जो पुराने जमाने की एक परिभाषा थी, आज के ज़माने में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। आपकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो है अगर किसी क्षेत्र में नहीं लागू हो रही, मैं नहीं मानता कानून सरकार को, तो ये क्या है, देशद्रोह है कि राजद्रोह है? इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है कि देशद्रोह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पे भी हमने काफ़ी चर्चा की। हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से कई लोग तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उन्हीं समझने की हम कोशिश कर रहे थे। इस सेगमेंट में सर समय कम होगा, हम लोगों ने काफ़ी बात की ब्रेक से पहले, तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा एक एक करके। मैं तो हर्षवर्धन आपके पास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये वाला जो कानून है 124A, ये रिफ्रेश करा जाए, रीडू करके इसको इंडिकेट किया जाए कि इस तरह की चीजें होंगी तो होना चाहिए, या एकदम इसको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, राजद्रोह पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। देशद्रोह के लिए बहुत तय परिभाषा है। भारत राष्ट्र के खिलाफ कोई कुछ बोले, और यहां मैं एक चीज कहूंगा जो विराग जी ने कहा। नहीं, एक मिनट रुको, आप लोग कंफ्यूज मत करो हर्षवर्धन। आप मुझे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं अपने इलाके में सरकार के इस कानून को नहीं मानता। नहीं सुनिए ना, नहीं आप, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं उस कानून को नहीं मानता। अब वो कानून तो सरकार ने बनाया है, तो वो देशद्रोह में आएगा कि राजद्रोह में आएगा? अगर आप कानून नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके खिलाफ न्यायालय में जाते हैं। नहीं, मैं अपनी सत्ता चला रहा हूं वहां पे। हाँ, तो आप देशद्रोह कर रहे हैं, आप बंदूक उठा रहे हैं, आप अपनी सत्ता चला रहे हैं, आप डीएम एसपी के ऊपर गोली चला रहे हैं, आप सिपाही को मार दे रहे हैं, आप जनता को मार दे रहे हैं, तो आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कानून होना चाहिए। ओके, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं दूसरे के पास जाऊं या और कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? मेरी बात कंप्लीट हो गई। ओके शरद जी, पूरी तरीके से खत्म या कुछ चेंजेस के साथ इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला, बड़ी बारीक सी लाइन है। जरा फिर से, आज आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं पड़े। मैं ये कह रहा था कि पूरी तरीके से इसको खत्म कर देना चाहिए, या कुछ ऐसी घटनाएं, चीजें हैं जिस पे ये कानून रहना चाहिए, केवल उसके इम्प्लीमेंटेशन पे करना चाहिए, क्योंकि मिसयूज की वजह से कोई कानून खत्म नहीं होता है। जी नहीं, देखिए इसका यूज ही की जरूरत नहीं है, मिसयूज ही सिर्फ होता है, क्योंकि ये तो अंग्रेज ने बनाया था। और मैं अभी पढ़ रहा था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया है। इट्स द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल लॉ एंड मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये क्या है, कब क्यों नहीं किया उन्होंने स्क्रैप? ये तो उनसे सवाल पूछने वाला था, क्योंकि ये कांग्रेसियों से पूछना चाहिए। तो ये तो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि फ्रीडम मूवमेंट में जो भी शामिल हो, जो भी सरकार के खिलाफ बोले, वो देश के खिलाफ बात, तो वो चीज कम से कम आज तो ये सरकार नेशनलिस्ट सरकार कहलाती है, कांग्रेस ने नहीं किया, तो इसको तो स्क्रैप करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये वाकई में नेशनलिस्ट हैं तो इनको बिल्कुल कंप्लीटली स्क्रैप करना चाहिए। पार्शियल इसमें वो करने का क्या मतलब है? देश के खिलाफ कानून नहीं है ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, बड़ी क्लियरली लेट डाउन है। आप सेक्शन 124A पढ़िए, गवर्नमेंट के खिलाफ है। डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट लिखा हुआ है उसमें क्लियरली। जी विराग जी, और गवर्नमेंट ऑफ द डे, इलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिखा हुआ है। तो आप अगर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के नेता के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो वो कोई एंटी नेशनल नारा नहीं है। देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अलग अलग बात है। नीरज जी इन बातों के विस्तार में जाने के लिए बाल गंगाधर तिलक का ट्रायल या महात्मा गांधी या जो भी उस समय के मुकदमे उनको देखना जरूरी है। और जो इस कानून की भाषा है उसमें बड़ा सीधा लिखा है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और सरकार मतलब देश नहीं होता है। और आपके सवाल का जवाब कि कोई व्यक्ति कानून मानने से मना कर देता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए इनकम टैक्स नहीं देता है, तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स रिकवरी हो जाएगी। कोई व्यक्ति बोलता है मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, 144 के तहत कानून। सवाल इस बात का है कि आप कानून नहीं मानकर देश के किस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और हर कानून के देशद्रोह के खिलाफ। नहीं, देशद्रोह क्या है फिर? मुझे देशद्रोह बताइए, देशद्रोह किसको मानेंगे? विराग जी प्लीज हमें कानून की आइन में समझाइए, देशद्रोह क्या चीज है? हाँ, देशद्रोह, राजद्रोह मतलब
सरकार की नहीं, राजद्रोह मैं समझ गया सर, मैं राजद्रोह समझ गया, अच्छे समझ गया। देशद्रोह क्या है ये बताइए। देशद्रोह का मतलब है, देशद्रोह का मतलब है देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़, कैसे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, देश किसी भी तरह से आप देश को विभाजित करना चाहते हैं। हाँ, जब उसको हम एक्ट में कन्वर्ट करेंगे सर। नीरज जी आपके साथ, नीरज जी आप 100 पहले आप इस बात को समझें कि धारा 124A का देशद्रोह से कोई ताल्लुकात नहीं है सर। मैं उस धारा की बात ही नहीं कर रहा हूं, बावजूद भी आप असल में देशद्रोह के खिलाफ अनेकों कानून हैं जो उपलब्ध रहेंगे, लेकिन सरकारों की आलोचना के खिलाफ ये दमनकारी कानून खत्म हो जाएगा। अरे सर, मेरा उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, मैं भी इस पक्ष में हूं, मेरा उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है आपसे, आप समझ नहीं रहे। तो फिर इसके साथ दिक्कत, राजद्रोह और देशद्रोह को मिक्स करना ही गलत है। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए अलग अलग करना चाहता हूं। कहा गया, मैं इसीलिए देश के सबसे बढ़िया वकील से बात जानना चाहता हूं कानूनी नजर में कि देशद्रोह क्या है। जब कानून में ही कंफ्यूजन नहीं है, कानून में ही देशद्रोह का मतलब देश की एकता अखंडता सुरक्षा, देश के किसी भी तरीके से खिलवाड़ करने वाले को देशद्रोही माना जाएगा। एग्जैक्टली, मैं सर बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 124 से कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, जब आप सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, एकता से खिलवाड़ करेंगे, तो आप किसी कानून का उल्लंघन करेंगे, तभी तो आप खिलवाड़ करेंगे। ऐसे मन में सोचने से थोड़ी खिलवाड़, तो वहीं पे सर कंफ्यूजन होता है। पांडे जी, आप एक वकील भी हैं, 24 के अलावा दूसरी व्यवस्था है। वकील के नजरिए से मुझे बताइए, भाजपा वाले कोड उतार दीजिए, आप अभी वकील के नजरिए बताइए देशद्रोह क्या है। देखिए विराट जी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, देखिए देशद्रोह के खिलाफ जैसे वेजिंग वॉर टू द नेशन या टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, नक्सल वायलेंस में पार्टिसिपेट करना, इस सब के लिए बहुत सारे कानून है। जैसे यूएपीए है, आज के डेट में यूएपीए में जितने भी जो आतंकी और नक्सली और उनके जो सिंपैथाइजर दिल्ली मुंबई में बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो मैं आपको कह रहा था, जो कंपन का केस है या जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का केस है, जो पीएफआई का केस है, और सरकार के पास एक लिस्ट है जिसमें ऐसे संगठनों को लिस्टेड किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे संगठन हैं जिसको लिस्ट किया गया है कि ये लोग देश तोड़ने का काम करते हैं, या जिस तरीके से वो सर्जिल इमाम ने कहा था चिकन नेक तोड़ देंगे, और उसके लिए उसने फंडिंग की और उसने कहा कि सब लोग 5 लाख लोग अगर आ गए चिकन नेक पे तो हम तोड़ देंगे। देखिए, तो दोनों को जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राजद्रोह और देशद्रोह में क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जब आप सरकार के खिलाफ अगर बात करते हैं, लेकिन अगर आप तो भाई साहब नहीं कर रहे, अब इतना अंतर सबको मालूम है, फिर भी कोई आदमी अगर नारा लगा देगा तो उसके खिलाफ आप लोग 124 से ठुकवा देते हैं। इतना अंतर सबको मालूम, मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था। नहीं नारा किसी की भी सरकार हो, विराग जी से मैं इसीलिए पूछ रहा था कि मालूम सबको है, लेकिन जिसको मौका मिलता है 124 से पहले लगाता है। ना बीजेपी सरकार में जिन जिन का आप नाम लेंगे ना, उनका कुंडली निकला है। जैसे मैंने आपको उमर खालिद जो पहले नारा लगाया, अभी देखिए कुंडली में कहा कुंडली मार के बैठा हुआ है, सर्जिल इमाम, वो कंपन। देखिए, ये आप गलत बात मत करिए। और इनको कोर्ट्स ने चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट्स ने बेल रिजेक्ट किया है, तो उनका केस और ये केस बिल्कुल 124A में ये राजद्रोह का मसला है। और मैं भारत के जो सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं रिकंसीडर करूंगा। ठीक, अच्छा, समय सर खत्म हो गया। पैनलिस्ट राजद्रोह के खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ, ये स्पष्ट है। कोई भी नहीं, देखिए, नहीं, मुझे लगता है कि इस पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे देशद्रोहियों के खिलाफ हम हैं। हाँ, सारे विद्वान हमारे इस बात में सहमत हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। सर 10 सेकंड बोलिए, एकदम हमारे पीछे से मुझे आवाज आ रही है कि शो खत्म करिए। जी बताइए, एक लाइन बोलिए। नीरज जी, देशद्रोही जो आदमी हैं, वो संविधान की शपथ नहीं ले सकता, संविधान को मानता नहीं है, उसको विधायक सांसद मंत्री बनने का अधिकार नहीं है, उसको देश के कोई नागरिक अधिकार उपलब्ध नहीं है अगर देशद्रोही है तो। लेकिन सरकार और देश में फर्क है। हाँ, सरकार और देश में फर्क है, और देशद्रोह अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ चार्जेस लगेंगे। लेकिन सरकार की आलोचना करना, अपनी बात रखना एक दायरे के अंदर, जो 19(1) में आपको अधिकार दिए गए हैं, वो कुछ लिमिटेड है कि भाई आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। वो आज़ादी होनी चाहिए, वही इस डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि मैं पांडे जी की आलोचना कर सकता हूँ, मैं शरद जी की आलोचना कर सकता हूँ, शरद जी मुझे डांट सकते हैं। अगर ये अधिकार खत्म हो गया तो फिर डेमोक्रेसी की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बीच की जो एक बहुत बारीक सी रेखा है वो बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि आप आलोचना करते करते देशद्रोही ना हो जाए,
इसलिए मुझे लगता है कि इस पर जो भी सरकार या कानून या कोर्ट सोच के करेगा वो अच्छा फैसला ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।